हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से समझने वाले हैं क्या, भारतीय संविधान के बारे में। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये जो बुक है पॉलिटी यानी कि जो सिविक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है सिविक्स, ये जो जिसको नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं, तो ये क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर इसको अच्छे से पढ़ा जाए, अच्छे से समझा जाए तो बहुत ही मज़ा आता है इसको समझने में, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, यानी कि उनको भी इस वीडियो के बारे में बताइए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आपको जैसा कि पता होगा संविधान क्या होता है, तो अगर नहीं पता है तो बताते हैं क्या। यानी कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं, समाज में रहते हैं, ठीक है। एक छोटा सा समाज है, तो समाज में हम लोग रहते हैं। और समाज को भी छोड़िए, शुरुआत अपने घर से करते हैं। हम लोग क्या है, एक फैमिली में रहते हैं, यानी कि हम लोग एक घर में रहते हैं जिसमें क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स हैं। तो इस फैमिली में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, अपने बड़ों के साथ आदर के साथ बात करना है, छोटों के साथ स्नेह के साथ बात करनी है, और बड़ों के साथ क्या है, सम्मान के साथ बात करना है, या फिर उनके साथ कैसे रहना है। ये सारी चीज़ें क्या है, एक रूल रेगुलेशन होता है फैमिली में रहने का। और वही फैमिली का जो बड़ा हिस्सा देखा जाए तो एक समाज है। तो समाज में भी क्या है, समाज के कुछ कायदे कानून हैं, उनके भी रहन सहन का एक तरीका है कि आप समाज में कैसे रहिएगा। अगर इस तरीके से रहते तो आप अच्छे कहे जाइएगा, इस तरीके से रहिएगा तो लोग क्या करेंगे, आपके साथ दंडित करेंगे आपको। अगर आप कुछ समाज में गलत करते हैं तो समाज आपको क्या करेगा, दंडित करेगा। ठीक इसी तरीके से अगर समाज बड़ा तो देखे कि राज्य, और राज्य से भी अगर बड़ा बात करें तो देश बनता है, ठीक है। अब देखो, जब ये देश बन रहा है, देश में बहुत सारे लोग हैं। सोच करके देखो कि देश में क्या है, बहुत से लोग रहते हैं, एक से एक, मतलब तरह तरह के क्या है, विभिन्न तरीके के, यानी कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग खान पान के रहने वाले, खान पान करने वाले लोग हैं, अलग पहनावा है उनका, यानी कि तरह तरह के लोग हैं। और सभी लोग, यानी कि अब ये एक दूसरे के साथ जब लोग रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई कुछ करेगा, हर का सोचे, सभी का सोचने का तरीका अलग होता है। कुछ अलग डायरेक्शन में सोचेगा, कुछ अलग कार्य करेगा, कुछ अलग कार्य करेगा। कोई किसी का सामान चोरी कर लेगा, कोई किसी के साथ कुछ मारपीट कर लेगा, या फिर कोई किसी का कुछ जो सामान है वो हथिया लेगा, या फिर अलग अलग तरीके के लोग कार्य करने लगेंगे। उसके साथ वो मारपीट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसको नियंत्रित कौन करे, यानी कि सभी लोग, समाज में जितने भी रहने वाले लोग हैं, सभी लोग एक तरीके से, यानी कि एक नियम के अनुसार रह सके। एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों का डिसाइड कौन करेगा। कैसे ये सारी चीज़ें चलेगी, समाज में इतने सारे लोग हैं, इनको नियंत्रित कौन करेगा। अगर किसी के साथ मारपीट होता है तो उसको न्याय कैसे मिलेगा। अगर कोई किसी का सामान चोरी कर लेता है तो उसको कैसे न्याय मिलेगा। या फिर अगर कोई कार्य कर रहा है, कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है तो उसका वेतन कैसे मिलेगा। अगर उसको कोई वेतन नहीं दे रहा है तो वो कहाँ जाएगा। ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ नियम होने चाहिए। तो इन्हीं सब नियमों को, यानी कि देश कैसे चलेगा, देश के लोग कैसे रहेंगे एक दूसरे के साथ, इन्हीं सब नियमों को एक बुक में लिखा गया है, ठीक है ना। उस बुक को क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। यानी कि इस देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, और ये भी इस संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है। किसको नागरिक कहेंगे, क्या आप नागरिक हैं, क्या मैं नागरिक हूँ। कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा व्यक्ति इस देश का नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है, यानी कि इस देश का निवासी कौन है और कौन नहीं है। ये कौन डिसाइड करता है, संविधान ही बताएगा कि आप इस देश के, अगर आप इन इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप इस देश के नागरिक हैं, अगर नहीं करते तो नहीं है नागरिक। और अगर देश का जो नागरिक है वो कैसे रहेगा, उसको कैसे रहना है, उसको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, और उसकी देखभाल, यानी कि उसकी सुरक्षा कौन करेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में नियम लिखे हुए हैं, और उसी नियम का जो बुक है उसको क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। तो आई होप ये जो वर्ड है संविधान, इसका मतलब आपको पता चल गया होगा। यानी कि अगर शॉर्ट में बोले, यानी कि छोटी से अगर शब्द में बोले तो क्या कि इस देश को चलाने के लिए, यानी कि किसी भी देश को चलाने के लिए
जितने भी नियम कानून है उसको जिस बुक में लिखा गया है उसी बुक को क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। उसी बुक को क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। और संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है तो संविधान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और भारतीय संविधान को क्या बोलेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अगर आप पढ़िएगा तो आपको जो चीजें हैं, जो बातें हैं, वो अच्छे तरीके से एकदम साफ सुथरा समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, संविधान क्या और क्यों। अगर आप इस के बारे में पढ़िएगा, ये जो पैराग्राफ है अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि संविधान क्या है और संविधान क्यों है। अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको क्लियर किया कि संविधान क्या है और संविधान क्यों आवश्यक है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या है कि क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है? यानी कि जाहिर सी बात है आप डेली स्कूल जाते होंगे, अभी तो लॉकडाउन है तो स्कूल बंद है, तो क्या करें यहाँ पे कि क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है? आप खुद से पूछिए कि क्या आपने सोचा है। आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है। विद्यालय में हम सब पढ़ने के लिए आते हैं, इसमें एक प्रधान अध्यापक होते हैं और कई अध्यापक अध्यापिकाएं होते हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब आप स्कूल जाते हैं तो एक क्या होते हैं, हेडमास्टर साहब होते हैं, एक प्रिंसिपल सर होते हैं और बहुत सारे सर होते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और मैम भी होती हैं, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सभी टीचर्स का अपना अपना सब्जेक्ट होता है। जैसे कोई हिस्ट्री पढ़ाएगा, कोई ज्योग्राफी पढ़ाएगा, कोई सिविक्स पढ़ाएगा, कोई साइंस पढ़ाएगा, कोई मैथ्स पढ़ाते हैं, कोई स्पोर्ट्स के टीचर होते हैं। तो बहुत से टीचर्स होते हैं और सब लोग अपना अपना चैप्टर्स पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ये बातें जो शायद आपको साधारण सी लगती हो परंतु उतनी साधारण है नहीं, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। जैसे बच्चों के विद्यालय में नामांकन के लिए एक निश्चित उम्र और समय का होना और हर एक कक्षा का निश्चित पाठ्यक्रम होना और प्रत्येक विषय के लिए योग्य शिक्षक या शिक्षिकाओं का होना तथा एक प्रधान शिक्षक का होना जिस पर पूरे विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है, ये सभी लोग होते हैं। यानी कि इस तरीके से देखें तो आप ऐसा नहीं होता है कि स्कूल में कोई भी चला गया और किसी का भी एडमिशन होगा, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर आपका उम्र सीमा होना चाहिए जिसमें आप उस उम्र सीमा से बिलोंग करते, तभी आपका क्या होगा, स्कूल में एडमिशन होगा। अब अगर मैं चला जाऊं और बोलूं कि सर मुझे स्कूल में पढ़ना है, तो क्या मुझे स्कूल में एडमिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक निश्चित उम्र सीमा है। यानी कि अगर आप इस उम्र सीमा से लेकर के इस उम्र सीमा के बीच में आप पढ़ते हैं तभी आपका क्या होगा, स्कूल में एडमिशन होगा। ठीक है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के अलग अलग शिक्षक होंगे, ये भी एक नियम बना हुआ है। क्यों? आप सोच करके देखिए कि जो मैथ के टीचर है वो क्यों आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं और जो हिस्ट्री के टीचर है वो आपको मैथ क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्यों? क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने का काम है, वो दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि सभी का अपना अपना अलग अलग कार्य है। उसी के साथ साथ जितने भी शिक्षक और साथ ही साथ एक हेडमास्टर होते हैं, एक प्रिंसिपल सर होते हैं और प्रिंसिपल सर इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि जो विद्यालय है वो बच्चे समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जो जितने भी टीचर्स हैं क्या वो समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, स्कूल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों की देखभाल कौन करते हैं? जो प्रधान शिक्षक होते हैं। अब देखो विद्यालय के जिन नियमों की तरफ हमने आपका ध्यान दिलाया ये भी कुछ बुनियादी कानूनों पर आधारित होते हैं। इन बुनियादी कानूनों को ध्यान में रखकर ही अन्य नियम और कानून बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक बुनियादी कानून है। इसके आधार पर अब देखो क्या है कि ये जितनी भी बातें हैं वो किसी न किसी कानून पे आधारित होता है, किसी न किसी नियम पे आधारित होता है और एक बुनियादी कानून होता है। बुनियादी कानून क्या है कि पार्लियामेंट के द्वारा, आगे हम लोग पढ़ेंगे संसद के बारे में, जैसा कि आप लोग क्लास 7th या फिर क्लास 6 में भी संसद के बारे में पढ़े होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में 3 तरह के सरकार होते हैं। कौन कौन? पहला केंद्र स्तर पे केंद्र सरकार, राज्य स्तर पे राज्य सरकार और अगर स्थानीय स्तर पे देखा जाए तो क्या होता है कि ग्राम पंचायत होता है। यानी कि 3 तरीके से
3 स्तर का हमारे यहाँ क्या होता है, सरकार होता है, सरकार का गठन होता है। अब बात करें अगर शिक्षा की, तो आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा संविधान है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये है क्या, तो इस संविधान में क्या लिखा हुआ है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है, यानी कि अलग अलग विषय डिवाइडेड है। जैसे कि अगर बात की जाए कि देश की रक्षा का एक कार्य है, तो ये जिम्मा किसका होगा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जिसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अगर वही बात की जाए कि देश में जो कानून व्यवस्था है उसकी देखरेख कौन करेगा, तो वो करेगा राज्य सरकार का काम होता है। जैसे पुलिस व्यवस्था जो कुछ भी है वो किसकी जिम्मेवारी होती है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, जिसके हेड कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ग्राम स्तर पे यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पे गाँव में कहाँ पे काम कौन सा कार्य करवाना है, ये सब डिसाइड कौन करता है, ग्राम पंचायत करता है, जिसके हेड मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, ये लोग होते हैं। तो ये 3 तरीके का हमारे यहाँ क्या होता है, सरकार काम करती है। ठीक उसी तरीके से जब बात करें एजुकेशन की, यानी कि शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा पे अब जो भी सब्जेक्ट्स का संविधान ने क्या कर दिया है कि राज्य सरकार ये काम करेगी, केंद्र सरकार ये काम करेगी, और अब जो ये ग्राम पंचायत है उसको कैसे कार्य करना है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, संविधान डिसाइड करता है। अब इसी में ये जो शिक्षा का बात है, तो ये शिक्षा पे ऐसा लिखा हुआ है संविधान में, 3 तरह की सूची आपको मिलेगा, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें 3 तरीके की सूची मिलती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स किसको किसको कार्य करना है। तो एक तो हो गया केंद्र सरकार की सूची, दूसरा हो गया राज्य सरकार की सूची, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं कि इस पे सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी, इस पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, यानी कि कुछ विषय ऐसे हैं जिसके ऊपर संविधान ने ये बोला कि इसके ऊपर दोनों लोग क्या है, कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा के ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। अब इसीलिए केंद्र सरकार ने 2009 में एक नियम बनाया, क्या बनाया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसको क्या बोला गया, बुनियादी कानून बोला गया। बुनियादी कानून कहने का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा संसद में क्या किया गया, एक कानून बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून 2009, इसको बुनियादी कानून बोलते हैं। अब इसी के आधार पे विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए, जैसे कि एक विद्यालय स्टेब्लिश किया जाएगा। जैसे अब क्या नियम बना कि इसे 6 से 14 वर्ष तक के जो लड़के और लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से कोई मना नहीं कर सकता। अब ये बुनियादी कानून बना शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब शिक्षा का अधिकार कहने का मतलब क्या है कि जितने भी 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां, यानी कि जो भी बच्चे हैं 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, इन सभी को किस चीज़ का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। अधिकार करने का मतलब क्या है, राइट्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, राइट्स बोलते हैं, RIGHTS, राइट्स। ठीक है, अब क्या करा है, शिक्षा का अधिकार, तो ये कितने से वर्ष से लेकर के 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये बोला गया शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कि ये 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जो लड़के और लड़कियां हैं, इनका शिक्षा प्राप्त करना अधिकार है, राइट्स है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया, अब देखो, अब बात आई कि ये जो भी बच्चे हैं, तो बच्चों जैसा कि हमने अभी देखा कि ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, अब ये क्या प्रावधान करता है, जब जो 2009 में पारित किया गया था, तो इसके अंतर्गत ये प्रावधान है, मतलब ये व्यवस्था की गई है कि हर एक जो 6 वर्ष से लेकर के जो 14 वर्ष तक के जो लड़के और लड़कियां हैं, इनको विद्यालय में अगर ये एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो इनको कोई भी शिक्षक यानी कि कोई भी प्रिंसिपल जो है इनको मना नहीं कर सकते हैं कि इनका एडमिशन नहीं होगा। उनको ये शिक्षा प्राप्त करना क्या है, अधिकार है, यानी कि कोई मना नहीं कर सकता। और साथ ही साथ ये भी व्यवस्था किया गया था क्या कि प्रत्येक 3 किमी के दायरे में, यानी कि प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में क्या होगा, कक्षा 8 तक की, यानी कि कक्षा 8 तक की क्या होगा कि पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक होगा। यानी कि अगर आपका जो घर है आपका जो घर है, आपका जो गांव है, उससे 3 किलोमीटर के दायरे में, यानी कि अगर 3 किलोमीटर का अगर एक सर्कल बनाते, तो इसके अंतर्गत कम से कम कक्षा 8 तक का स्कूल होना क्या होगा, अनिवार्य होगा। यानी कि सरकार का ये कर्तव्य है कि जितने भी बच्चे वर्ष 6 से लेकर के 14 वर्ष के बीच के हैं, उनको तो क्या है,
शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य है, यानी कि उनको प्राप्त करना क्या है, अधिकार है बच्चों का। अब ये अधिकार है तो शिक्षा मिलेगा कैसे, स्कूल होगा तभी तो सरकार ने यानी कि इस नियम के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई कि प्रत्येक 3 किलोमीटर के अंतर्गत एक क्लास 8 1 से लेकर के क्लास 8 तक के स्कूल का होना अनिवार्य है, यानी कि स्कूल होगा तभी तो बच्चों को शिक्षा मिलेगी। साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। यानी कि इसके अंतर्गत ये भी बात की गई कि अब बच्चे स्कूल आ गए, पहले तो कि क्लास वर्ष 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे होने चाहिए, उनको शिक्षा प्राप्त करना क्या है, अधिकार है, ये हो गई। अब बात आ गई स्कूल की, तो हर एक 3 किलोमीटर के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के स्कूल होना अनिवार्य हो गया। अब जब स्कूल हो गए, बच्चे चले गए वहाँ पे, तो पढ़ाने के लिए टीचर भी तो चाहिए, तो टीचर की भी व्यवस्था की गई। और क्या बोला गया कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में, यानी कि स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है, जिसको बोला जाता है 5वीं तक की जो स्कूल है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल। और क्लास 6 से लेकर के 8 तक का जो स्कूल होता है उसको क्या बोलते हैं, मिडिल स्कूल, यानी कि मध्य विद्यालय उसको बोलते हैं। और क्लास 9 से लेकर के 10th वाला जो स्कूल होता है उसको क्या बोलते हैं, हाई स्कूल, जिसको उच्च विद्यालय बोलते हैं। अब देखो, तो क्या व्यवस्था की गई कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो विद्यालय होंगे उसमें शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए, तो छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। अब ये 30:1 का मतलब क्या होगा, 30:1 कहने का मतलब क्या है कि 30 छात्र पे, यहाँ पे क्या है, छात्र, और यहाँ पे क्या है, शिक्षक, तो यहाँ पे क्या है, 30 छात्र पे 1 शिक्षक का होना अनिवार्य है। मतलब अगर 30 स्टूडेंट है तो उनके ऊपर क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए। अब सोच करके देखो, हमारे स्कूल में क्या स्थिति है कि बच्चे 150 हो जाते हैं और फिर भी शिक्षक की क्या है, भारी कमी है, जिससे बच्चों का क्या है, प्रॉपर शिक्षण नहीं मिल पाता, यानी कि प्रॉपर शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पाता है। शिक्षक लोग बच्चों के ऊपर प्रॉपर तरीके से निगरानी नहीं रख पाते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो, भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है। यानी कि जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो बना कैसे है, तो पहली बात कि अंग्रेजी हुकूमत। अब इससे पहले हमें क्या समझना है कि अंग्रेजी हुकूमत का कहने का मतलब क्या हुआ, कि अंग्रेजी हुकूमत कहने का मतलब हुआ अंग्रेजों का शासन। हुकूमत का मतलब क्या होता है, शासन। तो अंग्रेजों का हमारे देश पे क्या था, शासन था। अब ये शासन कैसे था, कैसे अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर आकर के शासन करना प्रारंभ किया, इसको आप क्लास जो 8 का हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें आप पढ़िएगा। ठीक है, उसमें आपको पढ़ना है कि कैसे हमारा जो देश है वो अंग्रेजों का गुलाम हुआ, और कैसे हमारे देश के जो नेता हैं, जो लोग हैं, जो देशवासी हैं, वो कैसे अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, और कैसे हमारा देश आज़ाद होता है, और कैसे आगे चल करके सभी लोग डिसाइड करते कि जब हम आज़ाद होंगे, हमारा देश जब आज़ाद होगा, तो कैसे यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, यानी कि यहाँ की जो सरकार है, यानी कि इस देश के रहने वाले लोगों के ऊपर कैसे शासन किया जाएगा, किस तरीके की सरकार होगी, उसका डिसीजन लिया जाता है। और अगर हमारे देश के ऊपर कैसे शासन व्यवस्था चलेगी, उसके लिए क्या आवश्यक था, एक संविधान की आवश्यकता थी। क्योंकि हमारा जो देश है, तो हमारे जो लीडर्स थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, और साथ ही साथ विश्व के और भी जो देश थे, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, बहुत से देशों में क्या चल रहा था, अलग अलग गतिविधियां चल रही थी। वो अमेरिका भी क्या था, अंग्रेजों का कभी गुलाम हुआ करता था, और अमेरिका भी क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो वहाँ पे भी संविधानिक सरकार आई थी, यानी कि वहाँ पे भी संविधान आया था। तो विश्व में सबसे पहला जो संविधान लिखने वाला जो देश था, यानी कि संविधान लागू करने वाला देश था, वो कौन था, अमेरिका था। तो हमने अमेरिका से भी सीखा, कनाडा से सीखा, बहुत से देशों में ऐसी बातें हो रही थी, वहाँ पे अलग अलग तरीके के शासन व्यवस्था चल रही थी। तो हमारे जो देश के जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग थे, जो नेता थे, उन सभी लोगों ने डिसाइड किया, सभी चीज़ें देख रहे थे। तो जब इनके माइंड में आया कि जब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे तो हमारे देश में किस प्रकार की व्यवस्था होगी, तो उसके लिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे देश में क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र कहने का मतलब क्या हुआ? जनता का शासन। लोकतंत्र कहने का मतलब क्या हुआ? जनता का शासन। अब ये जनता का शासन करने का मतलब क्या है? कि जिसमें देश के ऊपर शासन करने वाले व्यक्ति की चुनाव जनता खुद करेगी, वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि यहाँ की जनता, इस देश की जनता खुद डिसाइड करेगी कि यहाँ पे हमारे ऊपर शासन कौन करेगा, कैसे शासन व्यवस्था चलेगी, क्या नियम होने चाहिए, ये सारे डिसीजन हमारी जनता लेगी। तो अगर जनता खुद अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजती है, वही इनके लिए डिसीजन लेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, ये क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो जब हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के जो क्या थे, नेता थे, जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन लोगों ने अंग्रेजों से मांग की कि हमें क्या चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक संविधान चाहिए। तो संविधान बनाने के लिए जो अंग्रेजी सरकारें पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि अब हमें भारत छोड़ करके जाना होगा, क्योंकि भारत में जब जब पूरे विश्व में जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रही थी 1939 से 1945 के बीच में ये चल रहा था, ठीक है। तो इसी बीच में अंग्रेजों को जब लगने लगा उसकी स्थिति, क्योंकि वो भी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो जब उसको लगने लगा कि हमें भारत पे अब शासन करना क्या है, मुमकिन नहीं है, तो उसने भारतीय लोगों की, यानी कि जो भारतीय नेता थे, उनकी बातों को क्या कर लिया? एक्सेप्ट किया। कहा कि ठीक है, हम जब जाएंगे उससे पहले आप लोग क्या किए? एक संविधान बना लीजिए। तो उसी संविधान को बनाने के लिए अंग्रेजों ने एक व्यवस्था, एक समिति भेजा था इंग्लैंड से, जिसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन बोलते हैं। और कैबिनेट मिशन में ये व्यवस्था की गई कि कैसे जो संविधान बनाने वाले लोग हैं उनका कैसे इलेक्शन होगा, और वो किस तरीके से चुन करके आएंगे और कैसे संविधान बनाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया थी, ठीक है। अब क्या करा है कि हम लोगों ने क्या देखा कि जब भारतीय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे समय संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है जो आज हमें संविधान प्राप्त हुआ है। यह भिन्न भिन्न समूहों, जातियों एवं अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की एक सोच का परिणाम था। और भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता है, अब जब हमारा संविधान जब बनकर के तैयार हुआ तो उसमें क्या है कि केवल यह नहीं बताता, हम लोग इसमें जानेंगे कि क्या प्रोसेस रहा है। इसको आगे आने वाला जो सेक्शन है इसमें हम लोग जानेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना, कौन कौन से लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, कौन से लोगों का क्या योगदान है। बी.आर. अम्बेडकर को संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है, संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक क्यों कहते हैं, इन सारी बातों का जो जानकारी है वो आपको आने वाले जो ये जो सेक्शन है इसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। अब क्या करें कि हमारा जो भारतीय संविधान है ये केवल यह नहीं बताता है कि देश का शासन व्यवस्था क्या होगी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किस तरीके के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उस समाज में किन आदर्शों की रक्षा की जानी चाहिए, और समाज में रहने वाले लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए और उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। साथ ही साथ यह सबसे अहम बात है कि उन अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए। मान लीजिए संविधान के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है कि आपके साथ क्या है, कोई भेदभाव नहीं करेगा, और अगर आप कहीं जाते हैं आपके साथ भेदभाव होता है तो आपका क्या है, ये अधिकार का हनन हुआ, तो आप इसकी रक्षा कैसे करेंगे। ये रक्षा अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसकी रक्षा कौन करेगा, जिसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करती है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनकी रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो आप सुप्रीम कोर्ट कैसे जाइएगा, कैसे सुप्रीम कोर्ट कार्य करती है, उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में आपको सारी बातों की जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद आप कल्पना कीजिए कि आप नहरवाल इलाके में रहते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहें, यानी कि आपको एक सोचने की एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा है क्या, कि आप कल्पना कीजिए कि आप नहरवाल नामक इलाके में रहते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहें और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। यदि उनमें आपसी मतभेद हो, यानी कि झगड़ा हो जाए, तो उसका हल किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सके और उनके झगड़ों को हल करने का कोई खास तरीका हो और सभी लोग उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले, यानी कि इस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको क्या है, उनकी योग्यता के अंतर्गत काम मिले, और यदि सभी को ऊपर दी गई और साथ ही साथ हर काम के लिए उचित मेहनताना मिले, यानी कि अगर सभी लोग जो जो कार्य करें तो उनको उचित तरीके से मुआवजा मिले, मतलब वेतन मिले उसका। और यदि आप सभी को ऊपर दी गई परिस्थितियों के अनुसार दिए गए इलाकों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाने का कार्य दिया जाए, तो आप अगले पृष्ठ में दी गई बातों को आप कैसे तैयार करेंगे। यानी कि इसमें एक सिचुएशन दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि आप कैसे इन क्वेश्चंस का तैयार कीजिएगा कि सभी लोग कैसे मिलजुल करके रह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और क्या करें कि जिस छोटे से इलाके में खुशहाली
जिस छोटे से इलाके के विकास एवं खुशहाली के नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी क्या है, नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जो संविधान के रूप में देश में अपनाया जाता है। और संविधान में नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है और यह भी बताया जाता है कि अगर नागरिकों के किसी अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो उस परिस्थिति में वो उसे क्या करना चाहिए। यानी कि आपको बहुत से अधिकार दिए गए, ठीक है, उस अधिकारों को अगर हनन हो रहा है, यानी कि मान लीजिए आपको जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है ना। जैसे अगर मान के सोच करके देखिए कि हर एक व्यक्ति को, देश के जितने भी नागरिक हैं, उनको जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। अब अगर उनके जीवन को कोई ले लेता है, यानी कि उनको कोई जान से मार देता है, तो पुलिस आती है, पकड़ के क्यों ले जाती है मारने वाले को? क्योंकि उसने गलत किया है, क्योंकि उस व्यक्ति का ये अधिकार था कि वो जीवित रहे, उसको जीवन जीने का अधिकार था। लेकिन आकर के कोई मार दे तो उसका अधिकार तो छीन लिया जीवन जीने का। तो इसलिए जो व्यक्ति ऐसा गलत कार्य करेगा उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, कि जिससे कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को हनन न करे। इसके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था है, ठीक है, न्याय व्यवस्था है, कोर्ट है, ये इस्टेब्लिश किया गया है, जिससे समाज के जितने भी लोग हैं उनको क्या है, न्याय मिल सके, देश के नागरिकों को न्याय मिल सके, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ, यानी कि हमारा जो संविधान है वो एक दिन का कोई ऐसा जादू का झप्पी नहीं था जिससे कि हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया, बल्कि इसको बनने में बहुत लंबा प्रोसेस लगा है। और ये क्या है कि बहुत पहले से चले आ रहे नियमों कानूनों के आधार पे, बहुत अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों का भी प्रभाव है हमारे संविधान पे, और साथ ही साथ हमारे जो देश के नागरिक थे, जो संविधान निर्माता थे, उनके सोच का भी परिणाम है। तो कैसे हमारा जो संविधान बनकर के तैयार हुआ, इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप इस वीडियो में आप ये समझे होंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान क्यों आवश्यक है, और संविधान की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, और कैसे किस परिस्थितियों में हमारा संविधान तैयार हुआ। इन सभी बात जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।